मैंने अपोकलिप्स के दौरान अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डाली और किसी तरह हम दोनों दो स्पिरिट एग्स बचाने में कामयाब हुए। एक पल भी सोचे बिना उसने फायर फिनिक्स गर्ल को खुद के लिए चुरा लिया और मुझे आइस सरपेंट गर्ल के साथ अकेला छोड़ दिया। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आने वाला है। आइस सरपेंट गर्ल की शक्ति की बदौलत मैं असहनीय गर्मी से बिना किसी खरोंच के बच गया। मेरे भाई इतने भाग्यशाली नहीं थे। फायर फिनिक्स गर्ल की अपनी जो इतलपटें बेकाबू हो गईं और वह जलती हुई आग में जलकर मर गई। मेरे भाई के मरने से पहले उसने मुझे शुद्ध नफरत से घूरा, लगातार मुझे कोसता रहा और आइस सरपेंट गर्ल को मुझे अपनी कुंडलियों में लपेटकर मुझे कुचलकर मारने के लिए मना लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं हैरान रह गया। हम दोनों उसी दिन वापस आ गए थे जिस दिन दोनों स्पिरिट एग्स अभी अभी फूटे थे। पहले की तरह ही मेरे भाई ने तुरंत आइस सरपेंट गर्ल को छीन लिया। उसे विश्वास था कि उसके साथ रहने पर आने वाले एपोकलिप्स से बचना आसान होगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी शक्तियों को जीवित रखने के लिए उसे हर एक दिन ताज़ा इंसानी खून पीना पड़ता था। मुझे अभी भी पिछले जन्म की याद है जब उसने मेरा खून का आखिरी बूंद भी पी लिया था और फिर मुझे निचोड़कर मार डाला था। वह तकलीफ मेरी यादों में हमेशा के लिए जल गई थी। मैंने पास खड़ी आइस सरपेंट गर्ल को देखा और मेरे शरीर में अनायास ही एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बीस्ट रेल्म की पुरानी परंपरा के अनुसार हर स्पिरिट बीस्ट को उस व्यक्ति से शादी करनी होती थी जिसने उसकी जान बचाई हो। मूल रूप से फायर फिनिक्स गर्ल मेरी पार्टनर बनने वाली थी, लेकिन मेरा भाई आइस सरपेंट गर्ल के ठंडे भाव या डरावनी उपस्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने मेरी फायर फिनिक्स गर्ल को चुरा लिया। हम में से किसी को भी एहसास नहीं था कि सिर्फ एक महीने बाद पूरी दुनिया का तापमान अचानक आसमान छू लेगा और हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, आइस सरपेंट गर्ल अपने आसपास का तापमान कम कर सकती थी और लगभग 10 फीट के दायरे में सब कुछ तुरंत ठंडा कर देती थी। फायर फिनिक्स गर्ल उसकी पूरी तरह से विपरीत थी। मेरे भाई ने मेरी फायर फिनिक्स गर्ल ले ली, लेकिन अंत में वह असहनीय गर्मी में चीखते चिल्लाते मरा, जबकि मैं आइस सरपेंट गर्ल की शक्ति की बदौलत पूरी तरह सुरक्षित रहा। यह मानते हुए कि मैंने वह पार्टनर छीन ली जो उसकी होनी चाहिए थी, मेरे भाई ने आइस सरपेंट गर्ल को मेरे मरने से पहले मुझे मारने के लिए मना लिया। मैं उसे बताना चाहता था कि वह हमेशा से मेरी थी, लेकिन उसने मुझे बोलने से पहले ही रोक दिया। मैंने सांप को अंडे से निकाला था। मुझे आइस सरपेंट गर्ल चाहिए, तुम फायर फिनिक्स गर्ल ले सकते हो। जब मैंने उसे बेताबी से आइस सरपेंट गर्ल की पतली कमर में बाहें डालते देखा तो मुझे तुरंत एहसास हो गया, वह भी दोबारा जन्म लेकर आया था। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं सोच ही रहा था कि फायर फिनिक्स गर्ल को वापस कैसे पाऊंगा। मेरे भाई को सिर्फ यह पता था कि आइस सरपेंट गर्ल आसपास का तापमान ठंडा कर सकती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस क्षमता को बनाए रखने के लिए उसे हर दिन इंसानी खून पीना पड़ता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके जहरीले दांतों का हर काटना असहनीय दर्द देता था। उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता था और पीड़ित मौत की भीख मांगने लगता था। पिछले जन्म में मेरे भाई के लगातार उकसाने के बाद आइस सरपेंट गर्ल ने इतना खून पी लिया था कि मैं पहले ही मरने की कगार पर पहुंच गया था। पीछे मुड़कर सोचूं तो शायद मुझे अपने भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि अंत में उसने मुझे जल्दी मौत दी, लेकिन इस बार वह खुद जहरीले दांतों की रोजाना की यातना सहने पर मजबूर हो गया। पिछली बार जब मैं आइस सरपेंट गर्ल को अपने घर लाया था तो उसने मुझे कभी सच में स्वीकार नहीं किया। वह सिर्फ इसलिए मेरी पत्नी बनी क्योंकि बीस्ट क्लैन के कानूनों ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ही उसने सुना कि मेरा भाई उसे ले जाना चाहता है, उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। वह सीधे उसके पास चली गई और शांति से बोली, ईथन, अगर रायन मुझे चाहता है तो इस पल से मैं उसकी हूँ। कृपया मेरे पीछे मत आना। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, सिर्फ मेरे भाई और मैं ही दोबारा नहीं जन्मे थे। आइस सरपेंट गर्ल को भी सब कुछ याद था। उसकी बातें सुनकर मेरा भाई अपने चेहरे पर फैली मगरूर मुस्कान छुपा नहीं सका। उसने मुझे स्पष्ट संतुष्टि के साथ देखा और कहा, तो अब क्या ईथन? उसने खुद अपनी पसंद बना ली है, बस वो बेकार फायर फिनिक्स गर्ल को घर ले जाओ। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेरे छोटे भाई को आइस सरपेंट गर्ल इतनी ज्यादा चाहिए तो बड़े भाई के तौर पर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। जब रायन मेरे पास से गुजरा तो उसने जानबूझकर धीमा कदम रखा, मेरे कान के पास झुका और फुसफुसाया, तुम्हें अभी भी नहीं पता है ना, हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स जल्द ही आने वाला है। जब गर्मी असहनीय हो जाएगी और तुम मेरे पांवों पर गिरकर भीख मांगोगे तो शायद अगर मेरा मन हुआ तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए आइस सरपेंट गर्ल उधार दे दूंगा। मैंने मन में मुस्कुराया। उसे अभी भी नहीं पता था कि आइस सरपेंट गर्ल ने उसे इतनी आसानी से क्यों चुना था। पीछे मुड़े बिना मैं कमरे के कोने में अकेली बैठी फायर फिनिक्स गर्ल की तरफ बढ़ा। वह अभी अभी अपने अंडे से निकली थी। उसके पंख अभी भी उसके शरीर से चिपके हुए थे और वह लगातार कांप रही थी। उसके अंदर का डर इतना गहरा था कि मानो वह उसकी आत्मा में उकेरा गया हो। जब उसे पता चला कि मेरा भाई आइस सरपेंट गर्ल को ले जा रहा है तो उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की सी झलक आई, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं उसके सामने रुका और चुपचाप बोला,
मेरे साथ चलो। मेरी आवाज सुनते ही वह जोर से चौंकी और पीछे लड़खड़ा गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, ईथन, क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह तुरंत डर से आंखें बंद करके सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसने सहज रूप से अपना सिर मेरी तरफ झुका लिया। कांपते हुए उसने फुसफुसाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने धीरे से पूछा, मैं तुम्हें क्यों चोट पहुंचाऊंगा? धीरे धीरे उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ इतना भारी डर था कि उसे किसी और चीज का एहसास करना भूल ही गया था। उसी पल मुझे समझ आ गया, वह भी दोबारा जन्मी थी। मैंने चुपचाप पूछा, फिनिक्स, क्या मेरे भाई ने? लेकिन इससे पहले कि मैं पूरा कह पाता, वह घबराहट में सिकुड़ गई और चिल्लाई, उसका नाम मत लो, कृपया उसका नाम मत लो। उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा, मानो किसी ने उसके दिल में सीधे छुरा घोंप दिया हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों के कोनों से खून भी बहने लगा। मैंने एक और सवाल नहीं पूछा, मैंने बस उसे धीरे से अपनी बाहों में खींचा, उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो गया और मृदु स्वर में कहा, अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक है, कोई भी तुम्हें दोबारा कभी तकलीफ नहीं देगा। वह अभी भी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने मेरे आलिंगन से दूर जाने की कोशिश नहीं की। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से पूछा, ईथन, तुमने मुझे क्यों चुना? उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मैंने शांति से जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे साथ ही हो। उसके बाद मैं फायर फीनिक्स गर्ल को अपने साथ लेकर चला गया। पूरे रास्ते वह अत्यधिक सावधानी के साथ मेरे कुछ कदम पीछे पीछे चलती रही, मानो उसे यकीन हो कि एक गलत कदम उठाने पर मैं उसे भी छोड़ दूंगा। काफी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पूछा, ईथन, हम कहाँ जा रहे हैं? घर, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, आसपास कोई व्हीकल नहीं है, इसलिए हमें कुछ देर पैदल चलना होगा। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने झिझकते हुए कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें उड़कर घर पहुंचा सकती हूँ। उसने झुककर मुझे उसकी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। थोड़ा शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वह गर्मजोशी से मुस्कुराई। ठीक है ईथन, मुझे तुम्हें घर पहुंचाने दो। कई बार जोर देने के बाद मैं आखिरकार उसकी पीठ पर चढ़ गया। मैं अभी उसे दिशा बताने ही वाला था कि उसने कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से पता है तुम्हारा घर कहाँ है। मैं आश्चर्य से ठिठक गया और पूछने ही वाला था कि उसे यह कैसे पता, तभी उसने अचानक कहा, हम आ गए। मुझे यकीन नहीं आया कि वह कितनी तेजी से उड़ी थी। वह जेट से भी तेज थी। मेरे चेहरे पर आश्चर्य देखकर वह गर्व से मुस्कुराई और बोली, जेट? वो तो कुछ भी नहीं, मैं फीनिक्स हूँ। पहली बार मैंने उसे सच में ध्यान से देखा। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था और उसकी चमकती आंखों में एक दयालु लड़की की गर्मजोशी और जिज्ञासा थी। वह आइस सर्पेंट गर्ल से बिल्कुल अलग थी, जिसकी बर्फीली नज़र हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पुरानी और ठंडी लगती। फिर उसने मुझसे उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? मैंने धीरे धीरे एक सांस लेते हुए कहा, तुम इतनी अच्छी इंसान हो, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता था? जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैंने जल्दी से माफी मांगी, मुझे माफ करो, मेरा पुरानी तकलीफें याद दिलाने का इरादा नहीं था। उसने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान बनाई और चुपचाप बोली, ठीक है, लेकिन क्या मैं सच में इतनी बेकार फिनिक्स हूँ? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने खुद बोलना जारी रखा। वह हमेशा कहता था कि मैं बेकार हूँ, कि मैं बस उसके शरीर को और भी गर्म करती थी। उसने कहा कि मैं कभी भी आइस सर्पेंट गर्ल जितनी काम की नहीं होंगी। उसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का दोष मुझ पर डाला। एक एक करके उसने मेरे पंख नोचे, उसने मुझे सुइयों से छुभाया, उसने प्लायर से मेरी चोंच तोड़ी, फिर उसने मेरे पंख तोड़ दिए और मुझे मरने के लिए बाहर फेंक दिया। मुझे सच बताओ ईथन, क्या मैं सच में आइस सर्पेंट गर्ल से इतनी बुरी हूँ? अगर हूँ तो फिर तुमने मुझे क्यों चुना? मैं बिल्कुल बेकार हूँ। मैंने सोचा था कि रायन उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर रहा होगा। फायर फिनिक्स गर्ल को चुनना उसका अपना फैसला था। कोई भी हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, तो फिर उसने अपनी सारी नाकामियों का बोझ उस पर क्यों डाला? मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, उसने तुमसे जो भी कहा उसका एक भी शब्द मत मानो। तुम जबरदस्त हो, तुम आइस सर्पेंट गर्ल से कहीं बेहतर हो। वह हल्की सी मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है तुम मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दे रहा, मेरा हर शब्द सच है। तुम हर मायने में उससे बेहतर हो। और सुनो, मुझे एक बात बताने दो, मैं भी दोबारा जन्मा हूँ। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने उसे सब कुछ बताया जो पिछले जन्म में हुआ था। कैसे आइस सर्पेंट गर्ल ने हर रोज मेरा खून पिया जब तक कि उसने अंततः मुझे मार नहीं डाला। वह पूरी तरह अविश्वास से मुझे देखती रही। यह सही नहीं हो सकता। बीस्ट क्लैन के कानूनों के मुताबिक हमें उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहना होता है जिसने हमारी जान बचाई।
चाहे हमारे साथ कैसा भी बर्ताव हो, हमें सब कुछ सहना होता है। जो कोई भी उस नियम को तोड़े उसे कल्पना से परे सजा भुगतनी पड़ती है। तो फिर वह ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने कड़वी मुस्कान दी और धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है वह सजा क्या है? उसने सिर हिलाया। ठीक से नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वह सच में बहुत भयानक है। विषय बदलते हुए मैंने कहा, हमारे पास अभी इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स लगभग आ ही चुका है, हमें तैयारी करनी होगी। हमने काफी देर तक हर संभव विकल्प पर बात की। एयर कंडीशनर्स खरीदना बेकार था, क्योंकि एक बार अपोकलिप्स शुरू हो जाने के बाद पावर ग्रिड और पानी की सप्लाई दोनों पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। अंत में मैंने फैसला किया कि हम अपने परिवार के देशी घर के आंगन में एक विशाल अंडरग्राउंड शेल्टर खोदेंगे। अंडरग्राउंड शेल्टर्स गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि तापमान बनाए रखने के लिए उन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। फायर फीनिक्स गर्ल सिर्फ हवा में अविश्वसनीय तेज नहीं थी, उसके पास अतुलनीय शक्ति भी थी। सिर्फ एक हफ्ते में उसने 300 फीट से भी ज्यादा गहरा अंडरग्राउंड शेल्टर खोद दिया। खुदाई के दौरान हमें एक अंडरग्राउंड पानी का स्रोत भी मिल गया। अब हमारे पास प्राकृतिक रूप से ठंडा तापमान और ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति दोनों थे। उसकी पीठ पर सवार होकर मैं शेल्टर के सबसे निचले स्तर तक गया। जैसे ही हम तल पर पहुंचे, चारों ओर से ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। ऊपर की जलती गर्मी और नीचे की सुकून भरी ठंडक में अंतर अविश्वसनीय था। मुझे कांपते देखकर फायर फीनिक्स गर्ल ने तुरंत उस क्षेत्र को एक आरामदायक तापमान तक गर्म करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैं मुस्कुराया और बोला, अब हमारे पास पानी और सही क्लाइमेट दोनों है, लेकिन खाने का क्या? वह भी मुस्कुराई। वो तो आसान है, हम इसके बगल में एक और अंडरग्राउंड चेंबर बनाएंगे और उसमें बीज लगाएंगे। सूरज की रोशनी अभी भी जमीन की सतह तक पहुंचेगी और अंडरग्राउंड पानी सब कुछ जीवित रखेगा। एक बार हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स शुरू हो जाए तो फसल उगाने के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही होंगी। हमें सिर्फ 1 महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाना चाहिए। उसके बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने काम बांट लिया और अपोकलिप्स आने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लीं। अपोकलिप्स अगले ही दिन शुरू होने वाला था। उस रात मैं हमारे अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था और फायर फीनिक्स गर्ल सूर्योदय का इंतजार करते हुए मेरी बाहों में सुरक्षित आराम कर रही थी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे पहले से ही एहसास हो गया कि शेल्टर पहले से थोड़ा गर्म था। जो ठंडी हवा पहले ठंडी लगती थी, वह अब बिल्कुल आरामदायक थी। मन में मुस्कुराते हुए मैंने फुसफुसाया, आ गया, हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आखिरकार शुरू हो गया। फायर फीनिक्स गर्ल ने राहत की सांस ली। यह असल में अच्छी खबर है, अब मुझे लगातार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं हर रोज तापमान आरामदायक रखने के लिए खुद को थका रही थी। इस रफ्तार से मेरा फेनिक्स ब्लड लगभग खत्म होने वाला था। मैं ठिठक गया और पूछा, रुको, क्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में तुम्हारा खून खर्च होता है? वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। बिल्कुल, इसे वीडियो गेम्स में लोग जो माना इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह समझो। जब भी हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो हम अपना खून खर्च करते हैं। यह सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने फायर फीनिक्स गर्ल को अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ दिन कूलिंग के बिना भी मेरा काम चल जाता। पिछले 1 महीने में उसका ज्यादातर डर और झिझक दूर हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा गाल चुटकी में लिया और मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे दोबारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देते। उसके जवाब ने मुझे हिला दिया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं यह सोचना बंद नहीं कर सका कि बीस्ट क्लैन के 2 सदस्य इतने पूरी तरह से अलग कैसे हो सकते हैं। पिछले जन्म में मैंने कभी आइस सरपेंट गर्ल से गर्मी की शिकायत नहीं की। वह खुद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखने पर मजबूर किया। फर्क यह था कि उसकी शक्तियां मेरे खून से चलती थीं। उस याद से मेरे मुंह से धीमी सांस निकल गई। मुझे सोचना है कि अभी रायन कैसा महसूस कर रहा होगा। अगर सब कुछ पहले की तरह हो रहा है तो आज वह पहला दिन होना चाहिए जब वह उसका खून पिएगी। फायर फीनिक्स गर्ल ने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि वह अचानक मुस्कुराई। ईथन, मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाती हूँ। रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने मुझे एक पुराना ब्रॉन्ज मिरर दिया। उलझन में मैंने भौहें चढ़ाईं। यह क्या है? यह तो एक सामान्य दर्पण जैसा लगता है। मैंने इसे कई बार उलटा पलटा, लेकिन इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर उसने हल्की सी आंच से उसकी सतह को छुआ। तुरंत ही धुंधला शीशा बिल्कुल साफ हो गया और उसके अंदर रायन और आइस सरपेंट गर्ल की छवि प्रकट हो गई। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर वह मुस्कुराई। यह फेनिक्स क्लैन का एक खजाना है। इंसानी भाषा में इसे सर्वेलेंस कैमरा कह सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे बिजली या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं। मैंने सिर हिलाया और मिरर के अंदर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। रायन पसीने से तरबतर था, मुश्किल से सीधा बैठ पा रहा था, जैसे कि आइस सरपेंट गर्ल से टिका हो। उसने बेताबी से चिल्लाया, मैं जलकर मर रहा हूं, जल्दी करो, अपनी कूलिंग पावर इस्तेमाल करो।
आइस सरपेंट गर्ल ने अपने होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उकेरी। जैसे ही मैंने वह भाव देखा, मुझे पता चल गया कि वह आखिरकार अपनी असली प्रकृति उजागर कर रही थी। उसने रायन की ओर देखा और शांति से कहा, तुमने ही मुझसे कहा था अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए, बाद में पछताना मत। रायन ने बेसब्री से चिल्लाया, बस करो ये, मैं गर्मी से मर जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आइस सरपेंट गर्ल ने अपने जहरीले दांत उसकी बाह में गहरे धंसा दिए। रायन बिल्कुल असहनीय पीड़ा में चीख उठा। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया और वह हिलने में असमर्थ हो गया। मुझे ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। सांप के जहर ने उसकी मोटर नर्व्स को पूरी तरह लकवा मार दिया था, लेकिन साथ ही उसने उसके पेन रिसेप्टर्स को 10,000 गुना अधिक संवेदनशील बना दिया था। उसे जो भी दर्द महसूस हुआ वह एक सामान्य सांप के काटने से हजारों गुना बुरा था। उसका चेहरा एक ऐसी चीज में मुड़ गया जो लगभग पहचानने लायक नहीं था और उसकी चीखें पूरे अंडरग्राउंड शेल्टर में गूंजने लगीं। उन्हें सुनने से भी मेरे कान बजने लगे। मैंने तुरंत ब्रॉन्ज मिरर बंद कर दिया। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि फायर फिनिक्स गर्ल मुझे एक ऐसे भाव से देख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बिना कुछ कहे वह दौड़कर आई और अपने पंखों से मुझे कसकर लपेट लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ईथन, क्या उसने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में सच में ऐसा किया था? तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ यह कल्पना करके कि मैं क्या झेल चुका हूं, वह बिल्कुल टूट चुकी थी। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। पिछले जन्म में मेरे माता पिता हमेशा रायन का पक्ष लेते थे। हर बार वे मुझसे ही झुकने की उम्मीद करते थे। एक बार भी किसी ने नहीं रुककर पूछा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कभी किसी ने सच में मेरी परवाह नहीं की। मुझे रोते देखकर फायर फिनिक्स गर्ल घबरा गई। वह बार बार माफी मांगती रही। यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि आइस सरपेंट गर्ल ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें कभी उसके साथ अकेला नहीं छोड़ती। मुझे हमेशा यकीन था कि उसकी कूलिंग पावर तुम्हें गर्मी से बचाए रखेगी। अगर मुझे सच पता होता तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें वापस लेने आ जाती। उसकी बातों ने मुझे चुप करा दिया। मुझे समझ भी नहीं आया कि वह खुद को दोष क्यों दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके आलिंगन में लेट गया, मुझे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं जानी। थोड़ी देर बाद मैंने रायन की तरफ से क्या हो रहा है यह देखने के लिए दोबारा ब्रॉन्ज मिरर चालू किया। उसकी चीखें आखिरकार थम गई थीं। वह काउच पर बिल्कुल निढाल लेटा था। आइस सरपेंट गर्ल ने धीरे धीरे उसके चेहरे पर अपनी जीभ फेरी और फिर मुस्कुराई। तुम दरअसल अपने भाई से कहीं ज्यादा सख्त हो। फिर उसने नीचे देखा और आगे कहा, तुम रो क्यों रहे हो? अगर हाई टेम्परेचर एपोक्लिप्स में मैं यहां नहीं होती तो क्या तुम सच में जिंदा रहते? तुम्हारे भाई ईथन ने शायद मेरे बिना जलकर दम तोड़ दिया होगा। यह सुनकर मैं अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक पाया। सच तो यह था कि मैं अब से पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक था। थोड़ी देर बाद रायन अचानक कुछ सोचने लगा। शायद मुझे किसी तरह ईथन को यहां बुलाना चाहिए, फिर तुम उसका खून भी पी सकती हो। लेकिन लगभग तुरंत ही उसने सिर हिलाया। नहीं, अगर वह यहां आ गया तो उसे भी तुम्हारी शक्तियों का फायदा मिलेगा। मुझे ज्यादा पसंद है कि वह जलकर मरे, घुटने के बल मेरे पास रेंगते हुए आए और मदद के लिए भीख मांगे। मैं सिर्फ कड़वाहट के साथ मुस्कुरा सका। अब भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने उसकी इस नफरत के लायक आखिर क्या किया था। चाहे वह कितना भी दुखी हो, वह मुझे खुश नहीं देख सकता था। फिर भी मुझे एक बात माननी ही होगी, रायन और आइस सरपेंट गर्ल सच में एक दूसरे के लिए बने थे। गहराई में वे बिल्कुल एक जैसे थे। आइस सरपेंट गर्ल उसकी बातों पर मुस्कुराई और रायन अचानक जोशीला हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को उठने पर मजबूर किया और कहा, मुझे मेरा फोन दो, मैं अभी ईथन को कॉल कर रहा हूँ। मैं उसका मजाक उड़ाने का इंतजार नहीं कर सकता। आइस सरपेंट गर्ल ने उसे ठंडी मुस्कान के साथ फोन थमाया। बस यही तो मैं देखना चाहती थी। तुम अपने भाई से कहीं ज्यादा समझदार हो। एक पल बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने तुरंत उठाया। मैं जानना चाहता था कि इस बार वह किस बात पर शेखी बघारने वाला है। बचपन से ही रायन को दिखावा करना बहुत पसंद था। अगर उसके पास कुछ ऐसा होता जो मेरे पास नहीं तो वह हर मौके पर उसे मेरे मुंह पर मारता। हास्यास्पद बात यह थी कि मुझे कभी परवाह नहीं हुई, लेकिन जितना मैं उसे नजरअंदाज करता उतना ही वह यकीन करता कि मैं जलता हूं। जैसे ही मैंने कॉल उठाया वह जोर से हंस पड़ा। हे ईथन, हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अब तक तुम जरूर भुन चुके होंगे, लेकिन अगर तुम घुटनों के बल आकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रहने दूं। मैंने धीमी हंसी छोड़ी। उसे साफ उम्मीद थी कि मैं टूट जाऊंगा और मदद मांगूंगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी वह ठिठक गया। फिर उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। क्या हंसी आ रही है? क्या गर्मी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वह है तुम्हारा यह घमंडी रवैया। जानते हो क्या, अब भी अगर तुम घुटने टेको तो भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने दूंगा। लेकिन हम भाई हैं, इसीलिए मैं इतना भी बेदिल नहीं हूंगा। 2 बार सिर नवाओ मेरे सामने और शायद, बस शायद, मैं दोबारा सोचूंगा। मैंने शांति से जवाब दिया। नहीं शुक्रिया छोटे भाई, मैं जहां हूं वहां बिल्कुल आरामदायक हूं। लेकिन इसके बजाय मुझे यह बताओ, कैसा लग रहा है जब आइस सरपेंट गर्ल हर रोज तुम्हारा खून पीती है? रायन बिल्कुल चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद वह जोर से हंस पड़ा।
ईथन, तुम गर्मी की वजह से पागल हो गए हो। ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? मैं मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम ही दोबारा जन्मे हो? और हाँ, एक और बात, फायर फिनिक्स गर्ल बिल्कुल ठीक है, सच में। तुम्हारे उसे मुझे देने के लिए शुक्रिया। बिना एक और शब्द सुने मैंने कॉल काट दी। ब्रॉन्ज मिरर में मैंने देखा रायन ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर दे मारा। आइस सरपेंट गर्ल ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें क्या हो गया? रायन ने घबराहट से जवाब दिया। ईथन भी दोबारा जन्मा है, उसे सब पता है, वह सब कुछ जो हमने पिछले जन्म में उसके साथ किया था। आइस सरपेंट गर्ल के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? रायन ने बेचैनी से सिर हिलाया। अब वह मुझे नीची नजर से देखेगा। वह शायद मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंस रहा होगा। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और फुसफुसाया, लेकिन उसे जिंदा कौन रख रहा है, मैं या वह बेकार फायर फिनिक्स गर्ल? वह उसके लिए क्या कर सकती है? रायन का आत्मविश्वास तुरंत वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। ईथन को तो जलन हो रही होगी, वह अभी भी जलकर मर रहा होगा। देखते हैं वह कब तक यह दिखावा करता रहता है। आइस सर्पेंट गर्ल बिल्कुल संतुष्ट दिखी। उसने धीरे से उसके गाल सहलाए और मुस्कुराई। यही सही सोच है, बस खूब खाना खाते रहो। तुम्हारे शरीर में जितना ज्यादा खून बनेगा, मैं उतने ज्यादा आराम से जीती रहूंगी। उसने धीरे से हंसते हुए जोड़ा। थोड़ा दर्द ही तो है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ईथन गर्मी से टूटकर तुम्हारे पांवों पर रेंग कर आ जाएगा। रायन ने उसकी हर बात को पूरी तरह मान लिया और बार बार सिर हिलाता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका खून ही उसकी एकमात्र जरूरत नहीं थी। उसकी असली तमन्ना उसकी आत्मा थी। पिछले जन्म में मेरे खून से अपनी शक्तियों को बनाए रखने के बाद भी आइस सर्पेंट गर्ल को अपनी क्षमताओं को हमेशा के लिए स्थिर करने के लिए एक आत्मा की जरूरत थी। लेकिन यह किसी की भी आत्मा नहीं हो सकती थी। वह आत्मा किसी ऐसे की होनी चाहिए जो उसी की तरह स्वार्थी और क्रूर हो। मेरी आत्मा उसकी शर्तें पूरी नहीं करती थी, इसीलिए उसने मुझे रायन को उसके पास लाने का हुक्म दिया था। मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह किस तरह की यातना झेलेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। रायन ने सब कुछ गलत समझा। उसे यकीन हो गया कि मैं बस जलता हूं और उसे खुश नहीं देख सकता। उस वक्त मैं अभी भी उसे अपना छोटा भाई मानता था और हमारे बीच के रिश्ते की इज्जत करता था। मेरी मौत के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। इस बार मैंने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। मैं उसे दोबारा कभी नहीं रोकूंगा। उसके साथ जो भी होगा वह पूरी तरह उसका अपना चुनाव होगा। अगले कुछ दिन फायर फिनिक्स गर्ल और मैं बिल्कुल शांति से रहे। रायन बड़बड़ाने के लिए बार बार कॉल करता रहा कि उसकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। पहले मैंने ज्यादा कुछ कहे बिना सुन लिया, लेकिन जब वह असहनीय रूप से परेशान करने लगा तो मैंने बस वीडियो कॉल में उसे अपना अंडरग्राउंड शेल्टर दिखा दिया। जैसे ही उसने देखा मैं कहाँ रह रहा हूँ, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ दिन बाद उसने लगभग कॉल करना ही बंद कर दिया और मेरी जिंदगी आखिरकार फिर से शांत हो गई। न फायर फिनिक्स गर्ल को और न मुझे एहसास हुआ कि एक और भी बड़ी आपदा चुपचाप हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक रात जब हम अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर सो रहे थे, तभी मेरे चेहरे पर ठंडी बारिश की बूंदें गिरने से अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने उलझन में ऊपर देखा और ठिठक गया। हफ्तों से जो आसमान बस जलती गर्मी और बेअंत सूखा था, अचानक उससे बारिश गिरने लगी। अजीब बात यह थी कि बारिश जमा देने वाली ठंडी नहीं थी। वह गर्म थी, लेकिन फिर भी सहने लायक थी। पहले हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बारिश कभी रुकी ही नहीं। यह दिन रात बिना रुके जारी रही। हमारे अंडरग्राउंड शेल्टर में पानी धीरे धीरे भरने लगा, रोज ऊंचाई पाकर आखिरकार हमारे घुटनों तक पहुंच गया। फायर फिनिक्स गर्ल ने मुझे नीचे रुकने को कहा, जबकि वह ऊपर उड़कर बाहर की स्थिति देखने गई। काफी देर बाद वह वापस आई और उसके चेहरे पर घबराहट थी, जो कुछ बोलने से पहले ही सब कह रही थी। बाहर बाढ़ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरी है। शेल्टर का ढक्कन अभी तक हमें बचाए हुए है, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा शेल्टर पानी में डूब जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, मुझे ठीक ठीक समझ आ गया कि क्या हुआ था। गर्मी ने एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघला दी होगी। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और यही शायद इस बेरोकटोक बारिश का कारण है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। हम इस शेल्टर में जिंदा डूब जाएंगे। फायर फिनिक्स गर्ल ने तुरंत सहमति जताई। मैंने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। उसने होंठ दबाए और सिर हिलाया। मुझे पता है यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से निकलकर वापस ऊपर गए तो उस गर्मी में हम कैसे जिएंगे? उसने पूरी तरह हार मानते हुए सिर झुका लिया। मुझे माफ करो ईथन, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत नहीं हूँ। अगर तुमने आइस सर्पेंट गर्ल को चुना होता तो। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, मैंने धीरे से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। मुस्कुराते हुए मैंने सिर हिलाया। वह बात दोबारा कभी मत कहना। अगर मैंने आइस सर्पेंट गर्ल को चुना होता तो शायद मैं गर्मी से नहीं मरता, लेकिन उसके जहर और यातना से जरूर मर जाता। मैं कुछ पल बैठकर सोचता रहा। बैठे बैठे इंतजार करने से कुछ हल नहीं होगा। तभी अचानक एक विचार कौंधा। मेरी आंखें चमक उठीं। फिनिक्स, मुझे समझ आ गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। बताओ। मैं मुस्कुराया। तुम उड़ सकती हो, है ना?
तो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले चलो। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने से तापमान काफी कम होगा। महासागर चाहे हजारों फीट भी ऊपर आ जाए, पानी उस चोटी तक कभी नहीं पहुंचेगा। फायर फिनिक्स गर्ल की आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से सिर हिलाने लगी। ईथन, तुम सच में जीनियस हो। अभी चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम जाने वाले थे, मुझे कुछ याद आया। मैंने सिर हिलाया। रुको, एक समस्या है। उसने सिर झुकाया। क्या है? मैंने आह भरी। माउंट एवरेस्ट यहाँ से बहुत दूर है। उड़ान इतनी लंबी है कि हम वहाँ पहुँचने से पहले ही गर्मी से मर सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, लगता है रायन को कॉल करना होगा। शायद अगर हम मिलकर काम करें तो। इससे पहले कि वह जवाब देती, मैं उसे कॉल कर चुका था। रायन ने हंसते हुए कॉल उठाई। क्या हुआ? गर्मी सह नहीं पाए? आखिरकार भीख मांगने आ गए? मैंने व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए शांति से कहा। रायन, तापमान बढ़ता ही जा रहा है। एंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। पिछले कुछ दिनों की बेरोकटोक बारिश तुमने देखी है ना? वह फिर से हंसा। इससे मुझे क्या लेना देना? मैंने समझाया, अगर यह बारिश नहीं रुकी तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा और अंततः न तुम बचोगे और न आइस सरपेंट गर्ल। हमारे साथ चलो। फायर फिनिक्स गर्ल हम सबको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उड़ाकर ले जा सकती है। हम वहां सुरक्षित रहेंगे। रायन और भी जोर से हंस पड़ा। ईथन, गर्मी ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पका दिया है। मैं 22वीं मंजिल पर रहता हूँ। भले ही बाढ़ भी आ जाए, तुम मुझसे पहले डूबोगे। सच बताओ, गर्मी से बेहाल हो, लेकिन मेरे सामने घुटने टेकने में घमंड आड़े आ रहा है। तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, सही है ना? मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है। मैं बस चाहता था कि हम सब बच सकें। वह बोला, अगर गर्मी सच में इतनी असहनीय है तो आ जाओ, मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ। मैं देखना चाहता हूं कब तुम्हारा घमंड आखिरकार टूटता है। बिना एक और शब्द बोले मैंने कॉल काट दी। फायर फिनिक्स गर्ल दौड़ती हुई आई। ईथन, क्या हुआ? तुमने उसे कॉल क्यों किया? मैंने आह भरी। बस चाहता था कि हम सबके पास जीने का मौका हो। ये सुनते ही वह सच में नाराज हो गई। तुम उसके साथ काम क्यों करना चाहते हो? वह बहुत बुरा इंसान है। पिछले जन्म में उसने मुझे बहुत तकलीफ दी और उसी की वजह से मैं तुमसे दूर हो गई। उसके फूले हुए गाल देखकर मेरी हंसी निकल गई। इससे वह और भी ज्यादा नाराज हो गई। वादा करो कि तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे। पिछले जन्म में तुम ही वह थे जिसने मुझे अंडे से निकाला, लेकिन रायन ने जबरदस्ती मुझे छीन लिया। काफी समय तक मुझे यकीन था कि वही मेरा उद्धार करता है। बाद में मुझे पता चला कि वह बिल्कुल नहीं था। मैंने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही वह था जिसने तुम्हें अंडे से निकाला? वह मुस्कुराई। क्योंकि जब तुम मुझे अंडे से निकाल रहे थे तो तुम गाना गा रहे थे। तुम्हारी आवाज़ सच में भयानक थी, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ कभी नहीं भूली। बाद में जब मैंने रायन को गाते सुना तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह मेरा असली रक्षक नहीं था। मैं इतनी बार तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, लेकिन तब हाई टेम्परेचर अपोक्लिप्स शुरू हो गया। मुझे लगा कि तुम आइस सरपेंट गर्ल के साथ खुश हो, इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। उसके जवाब से मुझे हल्की शर्मिंदगी हुई। फिर दोबारा हकीकत मुझ पर हावी हो गई। भले ही हम गर्मी से बच जाएं, बाढ़ में भी डूब जाएंगे। मैं एक और आह निकाले बिना नहीं रह सका। लगता है दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी हम उसी अंजाम से नहीं बच पाएंगे। उसने उलझन से मेरी तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी तक उड़ाकर ले जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। सफर बहुत लंबा है। हम वहां पहुंचने से पहले गर्मी से मर सकते हैं। इसीलिए मैं आइस सरपेंट गर्ल को अपने साथ चाहता था। वह हमारी उड़ान के दौरान हमें ठंडा रख सकती थी। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है तो शायद मुझे अपना घमंड छोड़कर रायन से मदद मांगनी पड़ेगी। मुझे अपने मरने की परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मेरी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप मुझे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा तुम कुछ गंभीर बात कर रहे हो और यही तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में मेरी खातिर उस घिनौने इंसान के सामने झुकने को तैयार थे? उसकी बातें मुझे हिला गईं, लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। क्या यह सच में मजाक का वक्त है? बिना कुछ कहे वह अपने इंसानी रूप से अपने विशाल फीनिक्स रूप में बदल गई। आओ, मेरी पीठ पर बैठो। मुझे नहीं पता था वह क्या करने वाली है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था और मैं चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ गया। वह मुस्कुराई। मजबूती से पकड़ लो, हम जा रहे हैं। मेरे मन में घबराहट फैल गई। रुको फीनिक्स, रास्ते में गर्मी से हम मर जाएंगे। इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता, मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही हो। मेरा सिर चकराया, मेरा पेट उलटा और ऐसा लगा जैसे मैं उल्टी करने वाला हूँ। मैंने सच में सोचा कि मेरा शरीर आखिरकार गर्मी से जवाब दे चुका है और यही वह पल है जब मैं मरने वाला हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं और अंत का इंतजार करने लगा। फिर मुझे फायर फिनिक्स गर्ल की हंसी सुनाई दी। ईथन, तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? खोलो। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली और ठिठक गया। मेरे चारों ओर सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। मैंने अविश्वास में घूर कर देखा। फिनिक्स, हम कहाँ हैं? वह गर्व से मुस्कुराई। माउंट एवरेस्ट की चोटी। मैं पूरी तरह चौंक गया। क्या हम यहाँ पहले से पहुंच गए? वह हंसी। बिल्कुल। फिनिक्स क्लैन की उड़ने की रफ्तार को कभी कम मत आंको। मेरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। तो हम सच में यहाँ आ गए। हम बच गए। एक ताज़ी ठंडी हवा
पहाड़ के ऊपर से बह रही थी। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वाह, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडक है। अब हमें अंडरग्राउंड में छुपने की जरूरत नहीं। उत्साह से अभिभूत होकर मैं दौड़ा और फायर फिनिक्स गर्ल को इतनी जोर से गले लगाया कि वह लगभग गिर ही गई। लेकिन उसी पल मेरा पेट फिर से मुड़ गया और मैं झुककर जमीन पर उल्टी करने लगा। वह तुरंत घबरा गई, जल्दी से मुझे पानी दिया और चिंता से पूछा, ईथन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एयरसिक होती है? अगर मुझे पता होता तो मैं धीमे उड़ती। शर्मिंदा होकर मैंने सिर खुजाया। निकला कि यह हीट स्ट्रोक नहीं था, बस मोशन सिकनेस थी। फिर अचानक एक और ख्याल आया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम इतनी तेज उड़ सकती थी तो पिछले जन्म में रायन को माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं ले गई? उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। यह ख्याल मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं और रायन ने भी कभी नहीं सुझाया। ईथन, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। तारीफ सुनकर मैं खुद ही मुस्कुरा पड़ा, लेकिन तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन देखा, रायन कॉल कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कॉल उठाई। उसकी आवाज तुरंत आई। ईथन, याद है जब तुमने कहा था कि हम मिलकर काम करें? मैंने सोचा, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए काफी सोच समझ कर मैंने तुम्हारी ऑफर स्वीकार करने का फैसला किया है। अब तुम्हें घुटने नहीं टेकने होंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे मदद मांगनी होगी। यह सुनते ही मैं हंस पड़ा, फिर तुरंत ब्रॉन्ज मिरर चालू किया। मैं देखना चाहता था कि रायन जैसे घमंडी इंसान को कॉल करने पर क्या मजबूर कर गया था। जैसे ही छवि सामने आई, मुझे सब समझ आ गया। उसके अपार्टमेंट के बाहर बांट इतनी ऊंचाई तक आ गई थी कि पानी उसकी खिड़कियों तक लगभग पहुंच गया था। अब मुझे ठीक ठीक पता था कि उसने कॉल क्यों किया था। हास्यास्पद बात यह थी कि वह खुद मदद की जरूरत में था, फिर भी ऐसे पेश आ रहा था जैसे वह मुझ पर एहसान कर रहा हो। उसकी आवाज फिर फोन पर आई। ईथन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। गलती मत करना इसे ठुकराने की। मैंने व्यंग्यात्मक जवाब दिया। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए? रायन व्यंग्य पकड़ ही नहीं पाया। उसने घमंड से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं ही तुम्हारी जान बचा रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि घुटने टेको और मदद मांगो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दी। एक सेकंड बाद मेरा फोन फिर बजा। मैं उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उत्सुकता थी कि इस बार क्या बहाना ढूंढेगा, तो मैंने कॉल उठाई। इस बार उसने उदारता का नाटक करने की कोशिश की। ठीक है ईथन, चूंकि तुम मेरे भाई हो, मैं एक और समझौता करूंगा। अब तुम्हें घुटने भी नहीं टेकने होंगे। बस जल्दी यहां आओ और मुझे और आइस सरपेंट गर्ल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले चलो। मैंने शांति से जवाब दिया, छोटे भाई, मुझे अब आइस सरपेंट गर्ल की जरूरत नहीं है। तुम दोनों खुद ही अपने बचाव का रास्ता ढूंढो। उसकी आवाज में तुरंत घबराहट आ गई। इतना मजबूत मत बनो, माउंट एवरेस्ट बहुत दूर है। वहां पहुंचने से पहले गर्मी से मर जाओगे। बस यहां आ जाओ। बिना एक और शब्द बोले मैंने वीडियो कॉल पर स्विच किया और मुस्कुराया। पहले देखो मैं कहाँ हूँ, उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। और कहाँ होगे? मैंने कैमरा घुमाया, जिसमें चारों ओर बर्फ से ढकी अनंत चोटियां नजर आ रही थीं। मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हूँ। रायन की आंखें लगभग सर से बाहर आ गईं। हकलाते हुए बोला, यह असंभव है। आइस सर्पेंट गर्ल के बिना तुम्हें वहां पहुंचने से पहले गर्मी से मर जाना चाहिए था। मैं मुस्कुराया। शायद तुम भूल गए, लेकिन फायर फिनिक्स गर्ल रॉकेट से भी तेज उड़ती है। और हाँ, मुझे इतनी जबरदस्त पार्टनर देने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। फिर मैंने दोबारा ब्रॉन्ज मिरर खोला। रायन गुस्से में अंधे होकर अपने अपार्टमेंट का सामान तोड़ फोड़ रहा था। हंगामा सुनकर आइस सर्पेंट गर्ल कमरे में आई। जैसे ही उसने उसे देखा, रायन बिल्कुल बेकाबू हो गया। उसने उसे धक्का दिया, गालियां बकीं और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर फायर फिनिक्स गर्ल का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप पूछा, क्या पिछले जन्म में उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया था? मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह मेरे सीने से लग गई और कांपती आवाज में आंसुओं के बीच फुसफुसाई, उसने मेरे साथ इससे भी बुरा किया। उसने सुइयों से चुभाया, चाकू से काटा, उसके आंसू बह निकले। मैंने तुरंत ब्रॉन्ज मिरर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि आइस सर्पेंट गर्ल भी वही सहती है जो मैंने सहा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह भी सब कुछ माफ कर देगी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, वह भले ही अभी भी मासूम दिखती थी, लेकिन अब वह वैसी भोली लड़की नहीं रही जो पहले थी। और शायद यह अच्छे के लिए था। मुझे आइस सर्पेंट गर्ल के बारे में किसी से बेहतर पता था। मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसने बेरहमी से मुझे यातना दी थी। अब जबकि रायन ने सच में उस पर हाथ उठाया था, उसे माफ कर देने का कोई सवाल ही नहीं था। और मैं सही था। ब्रॉन्ज मिरर के अंदर आइस सर्पेंट गर्ल का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एक झटके में उसने रायन का गला दबोचा और बार बार उसके गाल पर थप्पड़ जड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया। उसके होंठ फट गए, मुंह से खून बहने लगा और देखते देखते उसके 2 दांत जमीन पर जा गिरे। आइस सर्पेंट गर्ल की आंखों में हत्या की चमक थी जब वह बर्फ सी आवाज में बोली, रायन, तुम मुझसे भी ज्यादा दयनीय निकले जितना मैंने सोचा था। तुम मेरी शक्तियों के सहारे जीते हो और फिर भी तुम्हें लगा कि तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो। लगता है तुम्हारा वक्त आ गया। वह पिटाई खाकर रायन भी बेकाबू हो गया। वह चीखा, मैंने तुम्हें अपना खून सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी शक्तियां मुझे जिंदा रखती थीं। लेकिन देखो चारों तरफ,
पूरी इमारत पानी में डूबने वाली है। अब तुम किस काम की हो? वह बेकार फायर फीनिक्स गर्ल बेहतर होती, मुझे उसे ही चुनना चाहिए था। आइस सरपेंट गर्ल जोर से हंस पड़ी। पिछले जन्म में तुमने फायर फीनिक्स गर्ल को चुना था और उससे तुम्हें क्या मिला? रायन तुरंत चुप हो गया। आइस सरपेंट गर्ल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर भी तुमने मुझे एक बात याद दिला दी। अब मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। रायन की आंखों में अचानक उम्मीद वापस आ गई। रुको, क्या तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता है? उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। इस बाढ़ को अपनी बर्फ की शक्तियों से जमा देना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। रायन उत्साह में उछल पड़ा। हाँ, मैं भूल ही गया था कि तुम चीजें जमा सकती हो। जल्दी करो, मुझे भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले चलो। फिर मैं ईथन को दिखाऊंगा कि असली विजेता कौन है। इससे पहले कि वह जश्न पूरा कर पाता, आइस सरपेंट गर्ल ने अपने जहरीले दांत उजागर किए। इस बार उसने उसकी बांह या टांग नहीं काटी, उसने दांत सीधे उसकी गर्दन में धंसा दी। रायन ने डर से चीख मारी। तुम क्या कर रही हो? अगर मैं मर गया तो तुम्हें खून कौन देगा? मेरे बिना तुम भी बाढ़ में डूब जाओगी। आइस सरपेंट गर्ल का भाव नहीं बदला। वह पहले की बात थी। अब मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। अब मुझे बस तुम्हारी आत्मा चाहिए। एक बार जब मुझे तुम्हारी आत्मा मिल जाएगी तो मैं अपनी शक्तियां हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकूंगी। मुझे दोबारा किसी के खून की जरूरत नहीं होगी। ये कहते हुए उसने अपने दांत और गहरे ढंसा दिए। रायन का शरीर असामान्य रूप से ऐंठने लगा। वह लगभग आधे घंटे तक पीड़ा में छटपटाया, इससे पहले कि वह अंत में बिल्कुल शांत हो गया, हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही रायन मरा, आइस सरपेंट गर्ल खुद अचानक तकलीफ से चिल्लाई। उसने अपना गला पकड़ा और उसका शरीर उसके असली सांप के रूप में बदलने लगा। चौंक कर मैंने फायर फीनिक्स गर्ल की तरफ देखा। उसे क्या हो रहा है? उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, ईथन, याद है जब मैंने तुम्हें बीस्ट रेल्म के पुराने कानूनों के बारे में बताया था? मैंने भौहें चढ़ाईं। कौन से कानून? उसने सिर हिलाया। जब तुमने पूछा था कि मैंने रायन का सब कुछ क्यों सहा, तो मैंने बताया था कि बीस्ट रेल्म के पुराने कानूनों के तहत जो भी बीस्ट उस इंसान को नुकसान पहुंचाए जिसने उसे बचाया था, उसे एक भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। यही वही है जो अभी आइस सरपेंट गर्ल भुगत रही है। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया और सब कुछ आखिरकार मेरे दिमाग में जुड़ने लगा। जैसे रायन कुछ देर पहले असहनीय तड़प में छटपटाया था, वैसे ही अब आइस सरपेंट गर्ल जमीन पर ऐंठती हुई चीख रही थी। काफी देर बाद उसकी सांसें भी थम गईं। अंत में बुराई ने खुद को ही तबाह कर लिया था। मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी कि वे दोनों आखिरकार एक दूसरे के पतन का कारण बनेंगे।